वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं गांधी सर और मैं आपके सामने लेकर आया हूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन पर टॉर्क स्लिप कर्व। तो ये जो टॉर्क स्लिप कर्व होता है स्टूडेंट, बेसिकली थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए भी डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि टॉर्क स्लिप कर्व क्या होता है, तो ये रनिंग कंडीशन में इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट, रनिंग कंडीशन में ये जो फार्मूला है T रन is proportional to SE2 square into R2 upon R2 square plus SX2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये टॉर्क का फार्मूला है, बेसिकली टॉर्क का फार्मूला है। और टॉर्क का फार्मूला क्यों है दोस्तों, ये रनिंग कंडीशन के लिए होता है, बेसिकली रनिंग कंडीशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसका फार्मूला और टॉर्क स्लिप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम, तो हमें यहाँ पर टॉर्क और स्लिप कर्व मैंने दिए, हमें टॉर्क, दूसरा स्लिप, ठीक है, और तीसरा जो है ये लोड। ये तीनों के इर्द गिर्द घूमेगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं स्लिप में परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं टॉर्क में परिवर्तन होगा। तो लोड मेन काम करता है, मतलब कि यदि ये कोई मोटर है और इस मोटर में हम लोड कनेक्ट करते हैं तो ये शाफ्ट हो जाएगा और इसी शाफ्ट में क्या करेंगे, हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे लोड को हम इंक्रीज करते हैं तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क कहीं ना कहीं बढ़ेगा या घटेगा, उसमें परिवर्तन होगा या तो स्लिप में परिवर्तन होगा। तो हमने देखा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि स्लिप जो है, स्लिप जिसे आप कहते हैं रोटर की स्पीड nr और उसके बाद है सिंक्रोनस स्पीड ns, ये इसके माइनस में होता है। ये स्लिप हो गया रोटर की स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड को जब दोनों के बीच में अंतर जो निकलता है ये स्लिप कहलाता है। यदि स्लिप नहीं होगा तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब चलिए इस कर्व में देखते हैं। तो हमारे पास टॉर्क स्लिप कर्व में, इस कर्व में ये जो लाइन है दिख रही है आपको, ये टॉर्क की लाइन है। उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन आपको देखने मिलेगा स्लिप की भी है और स्पीड की भी है। मतलब एक ही लाइन को हमने यदि इधर आते हैं तो स्लिप बन जाएगा और इधर इंक्रीज में जाते हैं, इधर बढ़ेंगे तो ये स्पीड बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। और जब इधर आएंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा स्लिप, जिसे एस से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन में इस साइड आप आएंगे तो ये बन जाएगा स्लिप, तो स्लिप की वैल्यू निकलेगी। और इस साइड जाएंगे आप तो स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कर्व इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है कि ये कर्व रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने के पीछे रीजन ये है, जैसे ही हम रनिंग कंडीशन में T run is proportional to SE2 का होल स्क्वायर, ये जो पूरा फार्मूला स्टूडेंट इनटू R2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। आप इसमें देखेंगे R2 क्या है, SE2 क्या है, तो S से तो आप स्लिप समझ जाएंगे, E2 क्या है, रोटर में EMF। तो ये जो R2 है ये रोटर में EMF है, रोटर का रेजिस्टेंस सॉरी। और यहाँ पर ये देखेंगे इस फार्मूले में, तो इसमें R2 और E2, ये जो R2 है ये स्टेबल हो जाता है और इसमें E2 भी स्टेबल हो जाता है, ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि कर्व में हम देखते हैं तो टॉर्क और स्लिप के बीच में ये कर्व ड्रॉ किया जाता है। जब इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान क्या होता है, 0 रहता है। तो जैसी मोटर स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान 0 होगा और स्पीड का मान भी 0 होगा। ठीक है, तो जैसे 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 स्टार्ट होती है मोटर, इंडक्शन मोटर, तो इसमें R2 का मान SX2 के बराबर हो जाता है। तो ये एक पीक पॉइंट है, इसको कहेंगे पीक पॉइंट या कहेंगे हम मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू में इसके बाद R2 का मान जब SX2 के बराबर हो जाएगा तो ये जो कर्व है ये यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ेगा और उसके नीचे भी नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये एक रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन है मैक्सिमम वैल्यू की। मतलब इस समय टॉर्क का मान अधिकतम होगा। इस समय क्या होगा? टॉर्क का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर देखेंगे जब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट को हमने यहाँ डिनोट कर दिए, ये 0 है, ये 0.2, मतलब अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिए, 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। ठीक है, तो इसमें जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये एक जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो स्लिप का मान और स्पीड का मान यहाँ पर भी 0.2 मिलेगा। इस कंडीशन पे इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट में स्लिप का भी मान 0 है और स्पीड का मान भी, ठीक है, तो अपोजिट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है? 0, इस पॉइंट पर क्या है? 1। तो स्लिप का मान जब 1 तक, मतलब 1 जब हो जाता है स्लिप का मान, तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड और ये जो सिंक्रोनस स्पीड है, इन दोनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट? अंतर होता है। और इन दोनों के बीच में अंतर कैसे होता है? तो आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि रोटर के चारों ओर, चलिए एक और इस पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था? ये पोल हो गए और यहाँ पर रोटर। तो जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सप्लाई देने पर ये जो पोल है, इस पोल के चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग। अब यहाँ पर देखिए तो इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे phi s को करते हैं। ये सिंक्रोनस स्पीड है। फिर इसमें रोटर पे भी क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होने लगता है। जब रोटर पे ईएमएफ जनरेट होता है स्टूडेंट, तो होता यूं है कि ये जो सिंक्रोनस स्पीड और यहाँ पर एनआर, ये रोटर की स्पीड होती है। तो ये रोटर क्या करता है? सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ पाता है क्या? नहीं पकड़ पाता, जिसके कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट करती है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर का? अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सिचुएशन वही बनती है। देखिए, ये जो स्लिप का मान है S इज इक्वल टू NR माइनस NS। ठीक है, या तो NS को पहले लिख दो, NR को आखिर लिख दो, तो भी बात एक ही है। तो हम इसी स्लिप की बात करेंगे। NS और NR के बीच में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। तो स्लिप जो है ये 0 से, यहाँ से 0 से ये 1 तक इसका अंतर क्रिएट होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ये अंतर होगा। तो जैसे जैसे इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है तो देखो स्लिप का मान भी बढ़ते जाता है और स्पीड भी इधर बढ़ते जाती है। समझ में आपको? तो जब स्लिप का मान बढ़ेगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टॉर्क जो और स्लिप के बीच का कर्व बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसमें R2 का मान और SX2 का मान ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसका रिएक्टेंस इनटू स्लिप। तो स्लिप के साथ ये रिएक्टेंस, स्लिप इनटू रिएक्टेंस इज इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस R2। समझ आ रहा है आपको? ये रोटर का रेजिस्टेंस है R2। रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लिप इनटू रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणात्मक मान है कि नहीं? कैसा हो जाएगा? स्लिप इनटू रोटर रिएक्टेंस। ठीक, तो ये रिएक्टेंस किसके है? स्लिप के गुणात्मक मान में है। तो ये जब दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अधिकतम टॉर्क होगी। क्लियर है? टॉर्क की वैल्यू अधिकतम होगी, मतलब अब उससे आगे इस वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ते जाएगा, यहाँ पर देखें तो स्लिप का मान कितना है स्टूडेंट? 0.4 है। अब जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ते जाएगा तो ये जो कर्व है, ये कर्व नीचे आते जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट पर आके ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आके फिर ऐसे स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 0.4 से 0.6 में आगे तक कर्व जो है वो नीचे हो गया, मतलब R2 SX2 का मान कम हो गया। इनमें से या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, यदि इसका बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान जो कम हो गया, देखो यहाँ पर जो कर्व है ये स्लोप होते जाएगा, और जब स्लोप होते जाएगा तो ये नीचे यहाँ पर ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क का हो गया
डाउन हो गया, मतलब टॉर्क का मान क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया। यहाँ पर टॉर्क का मान कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि R2 एंड E2 इज इक्वल टू स्टेबल। तो ये स्थिर अवस्था हो जाता है, इसको कहते हैं स्थिर अवस्था। जब R2 और E2 दोनों एक सिचुएशन में होंगे तो ये स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, और ये जो स्टेबल कंडीशन होगी तो ये सरल रेखा बनेगा। तो यहाँ पर R2 एंड E2 ये दोनों क्या है, स्टेबल कंडीशन में। कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में दोनों के मान में परिवर्तन समान अनुपात में हो रहा है। तो यहाँ पर जो R2 और E2 का मान ये स्टेबल कंडीशन में तब सरल रेखा बनता है। इस सिचुएशन में देखेंगे तो टॉर्क रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क होता है तो T रन करके लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रनिंग कंडीशन में, रनिंग अवस्था में टॉर्क, रनिंग अवस्था में टॉर्क। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट आप देखेंगे तो S इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो T रन इज प्रोपोर्शनल टू S अपॉन Sx2 का होल स्क्वायर। तो ये जो Sx2 है ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कि R2 और E2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो इनका मान परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो T रनिंग कंडीशन में क्या होगा, स्लिप बचेगा S स्लिप, और नीचे क्या बचेगा Sx2, नीचे क्या बचेगा Sx2। तो ये इसको इस तरीके से फिर लिखा जाता है। अब जब लो वैल्यू की स्लिप होती है, मतलब स्लिप का मान जब कम हो जाता है, देखिए इधर जाने पर स्लिप का मान बढ़ता है। यदि जब स्लिप का मान कम हो जाएगा, मतलब कि 0 से 0.2 0.4 तक, तब इस सिचुएशन में क्या होता है, लो वैल्यू मतलब स्लिप का मान कम हो जाए तो ये Sx2 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब नगण्य हो जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब Sx2 का मान कम हो जाएगा तो इस सिचुएशन में T रनिंग कंडीशन में जब होगा तो T रन इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ये S क्या है स्टूडेंट, स्लिप है, समझ रहे हो। कब की कंडीशन में, जब स्लिप का मान कम हो, जब स्लिप का मान 0 से या 0.2 हो या 0.4 हो, ध्यान दीजिएगा, उस सिचुएशन में T रनिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, मतलब स्लिप जो है वो रनिंग कंडीशन उसके समान अनुपात में हो जाएगा। जिस अनुपात में स्लिप बढ़ेगा उसी अनुपात में टॉर्क भी बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर R2 इज इक्वल टू जब Sx2 हो जाता है तो ये कंडीशन हो गई R2 इज इक्वल टू Sx2। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें लार्ज वैल्यू की स्लिप, तो जब लार्ज वैल्यू स्लिप मतलब स्लिप का मान बढ़ जाना, स्लिप का मान 0.4 से 0.6 या 0.8 या 1 हो जाना, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाना। तो जब 1 हो जाएगा स्लिप का मान तो उस समय T रन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लिप। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट स्लिप क्या हो गया, उसके प्रोपोर्शनल में हो गया, लेकिन अपोजिट हो गया ना, उसका अनुपात में हो गया, मतलब T रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन S, मतलब विपरीत हो गया, अनुप्रमानुपाती हो गया। पहले समानुपाती था, यहाँ पर क्या था, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती था, अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया ना यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि T का मान बढ़ता है तो S का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली टॉर्क को बढ़ाएंगे तो स्लिप कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए, लो वैल्यू स्लिप पर इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल में होता है। किस कंडीशन में, लो वैल्यू पर। तो लो वैल्यू स्लिप पर यहाँ पर क्या मिलेगा, टॉर्क T इज इक्वल टू, T क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, T मतलब टॉर्क, ठीक है, और S मतलब स्लिप, ये याद रखना है। तो यहाँ पर लो वैल्यू मतलब लो वैल्यू पर स्लिप का मान जब कम होगा तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होगा, स्लिप के। सेकंड में टॉर्क स्लिप कर्व क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगी, सरल रेखा होगी। देखो यहाँ से सरल सीधी सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब यही है, टॉर्क स्लिप का जो कर्व हुआ है उस समय क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद जब लोड को बढ़ाते हैं
सडनली जब लोड इंक्रीज किया जाता है इंडक्शन मोटर में, ये कौन सी मोटर है स्टूडेंट? इंडक्शन मोटर। तो जब लोड को इंक्रीज किया जाता है तो टॉर्क भी बढ़ता है। सिचुएशन में क्या होगा? जब लोड को बढ़ाया जाता है तो टॉर्क भी बढ़ता है। अब जब टॉर्क को बढ़ाएंगे तो स्लिप भी बढ़ेगा, क्योंकि ये समान अनुपात में है। भाई इस प्रोपोर्शनल टू यदि मैं लोड करूं तो बात एक ही है ना। भाई टॉर्क को बढ़ाएंगे तो स्लिप भी बढ़ेगा, लोड भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेंगे कि नहीं सिचुएशन में। तो लोड को इंक्रीज करने पर टॉर्क भी इंक्रीज होता है, उसके साथ स्लिप भी इंक्रीज होती है। परंतु सिचुएशन क्या होती है? R2 = SX2। ये सिचुएशन को होती है R2 = SX2। ये सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलब इस कंडीशन में ये जो है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, क्योंकि टॉर्क भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। स्लिप का भी जो मान देखेंगे तो स्लिप का मान भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? टॉर्क बढ़ रहा है तो स्लिप भी बढ़ रहा है इधर, तो स्लिप भी बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, टॉर्क भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो ये R2 = SX2 कंडीशन होती है। इसमें मोटर का टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है, ये इसके प्रोपोर्शनल में है इसीलिए। ठीक है, तो मोटर स्लिप के इस मान के ज्यादा पर, मतलब लार्ज वैल्यू की स्लिप होने पर, मतलब स्लिप का मान अधिकतम होने पर टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल में होता है। स्लिप बढ़ेगा, टॉर्क कम हो जाएगा। ये कब की सिचुएशन में होगी? जब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो स्लिप बढ़ेगा, टॉर्क कम हो जाएगा। कब की कंडीशन है? जब ये कर्व नीचे की ओर आएगा। किस सिचुएशन में? जब ये कर्व नीचे की ओर आएगा। क्योंकि अब टॉर्क क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा था, बढ़ा कि नहीं यहां तक, ये मैक्सिमम हुआ, लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई कि टॉर्क कम होने लगा, टॉर्क कम होने लगा और स्लिप का मान बढ़ने लगा। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा? टॉर्क बढ़ रहा है लेकिन स्लिप, टॉर्क क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन स्लिप का मान बढ़ रहा है। स्लिप का मान यहाँ 1 तक हो जाएगा, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1 हो गया। तो स्लिप का मान यहाँ पर बढ़ रहा है और टॉर्क की वैल्यू कम हो रही है। तो सिचुएशन यही है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। स्लिप जब बढ़ेगा टॉर्क कम हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा? इस सिचुएशन में मोटर बंद हो जाती है। सिचुएशन इसीलिए मोटर बंद हो जाती है क्योंकि मोटर जो है वो ज्यादा करंट कैरी करने लगती है। तो जब मोटर ज्यादा करंट कैरी करने लगेगी, ज्यादा करंट लेगी वाइंडिंग, तो वाइंडिंग ज्यादा करंट लेने के बाद तो एक सिचुएशन ये है कि मोटर जल जाएगी, मोटर जल जाएगी ना। तो मोटर जल जाती है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो कर्व बनता है, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है, जिसे अतिपरवलयाकार कर्व कहा जाता है स्टूडेंट। ये कर्व के बारे में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, हो सकता है कि उसमें भी पूछे। क्लियर है? तो अतिपरवलयाकार कर्व जो होता है, ये किसके बीच में बनता है? टॉर्क एंड स्लिप के बीच में कर्व बनता है। तो ये आपको याद रखना होगा, टॉर्क और स्लिप के बीच में कौन सा कर्व बनता है? अतिपरवलयाकार। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है, पैराबोला हाइपरबोला नहीं पढ़ा है? पढ़े होंगे ना। पैराबोला कर्व बनाते हो, हाइपरबोला कर्व बनाते हो, वैसे ये कौन सा है? हाइपरबोला कर्व है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, याद रखिए। ठीक, ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर टॉर्क और स्लिप के बीच में अतिपरवलयाकार, जिसे रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। तो अब हमें ये समझ में आता है कि लो वैल्यू, मतलब स्लिप का मान जब कम होता है तब टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, जब लार्ज वैल्यू मतलब स्लिप का मान ज्यादा होता है तब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1/स्लिप, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो स्लिप का जो मान है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्लिप। ये सिचुएशन कौन सी हो जाती है स्टूडेंट? जब स्लिप का मान अधिक हो। तो स्लिप का मान अधिक कब होगा? देखो यहाँ पर स्लिप का मान अधिक है, 1 तक पहुंच गया, मतलब ये सिचुएशन कौन सी होगी? यहाँ पर सिचुएशन होगी T इज प्रोपोर्शनल टू 1/S। कौन सी कंडीशन होगी? T इज प्रोपोर्शनल टू 1/S। समझ में आ रहा है आपको? मतलब हम T को बढ़ा रहे हैं तो S कम हो जाएगा, या S को बढ़ाएंगे तो T क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब स्लिप को यदि बढ़ाते हैं
तो टॉर्क ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। इस सिचुएशन में देखना आप सिंगल फेज, यदि ये आपको सीलिंग फैन दिख रहा है, इस सीलिंग फैन में देखेंगे आप, जब आप स्पीड को कम करते हैं तो फैन हमिंग की आवाज करता है कि नहीं? हमिंग की आवाज करता है। तो वो क्यों होता है मालूम है आपको? उस सिचुएशन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? टॉर्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है? तो वहां पर टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको, यदि आप टॉर्क के मान को कम करते हैं तो स्लिप बढ़ा हुआ मिलेगा, और स्लिप को यदि ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? स्लिप को यदि आपने ज्यादा बढ़ा दी तो मोटर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको पकड़ने की कोशिश रोटर करता है कि नहीं? तो रोटर क्यों घूमता है? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए रोटर घूमता है। यदि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाए, दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाए, तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो फोर्स काम करेगा क्या? भाई नहीं करेगा। मतलब ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए और एकदम पास में कम दूरी भी नहीं होना चाहिए। तो कम दूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, है कि नहीं? दोनों चिपक जाएंगे तो उसके साथ ही घूमने की कोशिश करेगा, फिर स्टेबल हो जाएंगे दोनों। तो इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, लेकिन कितना? स्लिप का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये 1 वही है। स्लिप का मान जब 1 होता है तो ये मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करती है, मतलब कि इसका काम जो है बहुत अच्छा होता है। आटा चक्की हो गई, आपने देखा होगा, कपड़ा मिल हो गया, ठीक है, रोलिंग मिल हो गया, दाल मिल हो गई, वहां पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज किया जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज किया जाता है। जितनी भी मिले हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जहां पर मोटर यूज की जाती है एसी मोटर, तो एसी मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें ये याद रखेंगे। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर मैंने आपको बताया था 2 टाइप की मोटरें होती है, एक स्लिप रिंग, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपको बताएगा? स्पाइरल केज। स्पाइरल केज, ये 2 प्रकार की मोटरें हैं। ये दोनों प्रकार की मोटरों में यही कर्व बनता है, किसके बीच में? टॉर्क और स्लिप के बीच में। ये आप याद रखेंगे और ये एग्जाम में आएगा ही। यहां से एक क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व किस मोटर में बनता है और किसके बीच में बनता है? तो टॉर्क और स्लिप के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है, ठीक है। किसके बीच में? टॉर्क और स्लिप के बीच में। कौन सी मोटर में ये वाला कर्व बनता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में बनता है। ये भी याद रखेंगे, ठीक। तो ये आज की क्लास इतना ही। बाकी की जो क्लास है फिर हम बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में